दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश का राजपूतों के साथ संघर्ष, हिंदू सरदारों के साथ संघर्ष। इसके पहले के वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से इल्तुतमिश ने बिहार बंगाल को जीता था और मुल्तान को जीता, सिंध को जीता। ठीक। और जो लोग पहले के वीडियो को नहीं देखें वो जाकर प्लेलिस्ट पर वीडियो को देखें, तब यहां पर आए, एक क्रमबद्ध तरीके से जानकारी लेते हुए चलें। ठीक। क्योंकि इतिहास में एक भी कड़ी आप छोड़ेंगे तो फिर इसके बाद आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में। तो हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश को पढ़ रहे हैं। 1210 से 1236 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। और आज हम बात करेंगे किस तरीके से इन्होंने राजपूतों से लोहा लिया और राजपूतों ने इनसे कैसे लोहा लिया। ठीक। दोनों चीजें हुई, जीता भी और कहीं कहीं हारा भी। ठीक है। खोखरों से कैसा संबंध रहा ये भी हम देखेंगे। ठीक। और इल्तुतमिश का अंत कैसे हुआ ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए। ठीक है। भारत माता की ये मानचित्र है। और आप हमेशा जब इतिहास को पढ़ने की कोशिश करिए या समझने की कोशिश करिए तो आप अपने पास उस क्षेत्र का मानचित्र लेकर रखिए जिस क्षेत्र के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। तो हम भारत क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं, भारत माँ के क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। उसमें गुलाम वंश का साम्राज्य कितना था वो देखेंगे। तो मैंने एक मानचित्र बना रखा है, कुछ नाम लिख रखे हैं जगहों के जो उसके साम्राज्य में आते थे इल्तुतमिश की। इसको बड़े ध्यान से आपको देखना चाहिए। जब भी किसी स्थान के बारे में मैं बात करूंगा तो यहां पर आपको मैं बताता चलूंगा कि कहां पर ये स्थान है, और आप भी गूगल करके देखिएगा, समझिएगा। ठीक है। और मैप, एटलस का मैप आता है, उसको भी आप अपने साथ रखिए और यूज करिए उसको। ठीक। तो राजपूतों के साथ संघर्ष। जो हिंदू शासक थे वो स्वतंत्रता प्रिय थे। ठीक है। वो कहां इन गुलामों के गुलामी में रह सकते थे। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद तुरंत एक्शन में आ गए हिंदू सरदार लोग। ठीक है। और इन गुलामों से लोहा लेना शुरू कर दिया, गाजर मूली की तरह इनकी सेना को काटकर भगाना शुरू कर दिया। ऐबक सशस्त्र विद्रोह को दबाने के लिए मजबूत स्थिति में नहीं था, ना उसका विश्वास था उसमें। और उसका जो उत्तराधिकारी था आराम सा, वो भी सोने सुहागा हो गया था। एक प्रकार से नालायक व्यक्ति था वो। तो बहुत सारे क्षेत्र जो है हिंदू राजाओं ने जीत लिए थे और बहुत ही बुरी स्थिति में था दिल्ली सल्तनत। अगर चंगेज खां का सामना हो जाता इल्तुतमिश से तो संभवतः दिल्ली सल्तनत खत्म कर दी जाती, उसी समय खत्म हो जाती। इतिहास के पन्नों में कुछ और ही लिखा जाता। तो किस्मत में था उसको उत्तर भारत का स्वामी बनने का। तो इल्तुतमिश ने हिंदू राजाओं से उन क्षेत्रों को जीता जिन क्षेत्रों को कभी ऐबक ने गंवा दिया था। तो हिंदू राजा स्वतंत्रता प्रिय थे। उन्होंने ऐबक से कन्नौज, बनारस, कालिंजर जैसे क्षेत्र जीत लिए थे। राजपूत से तो राजपूतों ने तो राजपुताने से तुर्की सेना को तो खदेड़ ही दिया था, पूरी तरीके से खदेड़ दिया था। राजपुताने पर तुर्की सेना का कोई आधिपत्य ही नहीं रह गया था। और इल्तुतमिश जब शासक बना तो 15 साल तक तो वो अपने ही लोगों से लड़ता रह गया, अपनी स्थिति सुधारने में लगा रह गया कि कहीं मुझे ही ना निकाल फेंक दे यहां से, कहीं मुझे ही ना मौत के घाट उतार दे। ठीक है। कहीं मेरी ही क्या कहते हैं वाट ना लगा। तो 15 साल तक अपने तुर्की कुलीनों से इल्तुतमिश फंसा रहा।
जब अपने विरोधियों को दबा दिया, अपने तुर्की साथियों को, तुर्की कुलीन लोगों को जब उसने दबा दिया, उनको समझा दिया, उनके ऊपर हावी हो गया, इसके बाद उसका रुख जो है राजपूतों की तरफ हुआ, हिंदू सरदारों की तरफ हुआ। सबसे पहले इल्तुतमिश ने रणथंभौर की विजय की, चौहानों से इसको 1226 ईस्वी में जीत लिया। रणथंभौर कहाँ, ये देखिए राजस्थान में है। रणथंभौर में चौहान ही शासन कर रहे थे। ये वही चौहान है जो पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में मैंने विस्तार से बात की है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। फिर इसके बाद मंदसौर पर कब्जा किया। मंदसौर जो है आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक। मंदसौर में परमाणु का कब्जा था, या परमाणु का मुख्यालय था, उस पर इसने कब्जा कर लिया। किसने? इल्तुतमिश ने। फिर जालोर को अपने अधीन किया, वहां पर भी चौहान लोग शासन कर रहे थे। ये वही चौहान है, पृथ्वीराज चौहान के ही वंशज है, ठीक है। फिर अजमेर, सांभर और बयाना का भी विजय इल्तुतमिश ने कर लिया। अजमेर, सांभर और बयाना जो है वो आपके राजस्थान में ही आते हैं, ठीक है। आपका जो सांभर है ये जयपुर में आता है, और बयाना जो है एक तहसील है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि राजस्थान का एक जिला है, वहां पर ये क्षेत्र है। तो वो सब सारे क्षेत्र इल्तुतमिश ने धीरे धीरे करके जीत लिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ता है, नागौर सहित जोधपुर राज्य को भी 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जीत लिया। नागौर आपका ये है, ये भी राजस्थान में है। जोधपुर कहाँ है? वो भी राजस्थान में है। तो जोधपुर राज्य का बड़ा भाग इल्तुतमिश ने जीत लिया। फिर ग्वालियर के ऊपर उसका आक्रमण हुआ। ग्वालियर के दुर्ग को 1 वर्ष तक घेरे रखा, और वहां के शासक को परिहार शासक वहां पे शासन करते थे, और उनको जो है अपने अधीन कर लिया। तो एक प्रकार से जो राजपूताना कब्जे से बाहर हो गई थी, उस राजपूताने को फिर से इल्तुतमिश ने अपने हाथ में ले लिया, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि इल्तुतमिश इतनी लड़ाइयां जीतता हुआ चला जा रहा है तो उसकी हार भी नहीं हुई। हार भी हुई, पिटाई भी हुई, भगा दिया गया वहां से। जब वो जीतता हुआ, राजपूताना जीतता हुआ, मध्य प्रदेश को अपने कब्जे में लेता हुआ नागदा पहुंचा, तो जब नागदा पर इसने आक्रमण किया तो गोहिलोत शासक राणा क्षेत्र सिंह थे, उन्होंने इल्तुतमिश को बुरी तरीके से पराजित किया और खदेड़ दिया, ठीक। इसके बाद गुजरात के चालुक्यों से भी इसका सामना हुआ। इल्तुतमिश की सेना भारी क्षति उठाकर वहां से भागी। गुजरात के चालुक्यों ने भी नहीं छोड़ा इनको, ठीक है। और नागदा के राणा क्षेत्र सिंह ने भी इसको नहीं बख्शा। इसकी सेना को गाजर मूली की तरह काटा, इसकी खूब कुटाई की और खदेड़ दिया। इल्तुतमिश यहां पर फिर दोबारा दिखाई नहीं पड़ता, फिर अपनी दिल्ली चला जाता। तो जो लोग ये समझते हैं कि हिंदू शासक कमजोर थे, हिंदू शासकों में वो बात नहीं थी कि वो हरा सकते हैं मुस्लिम शासकों को, तो बहुत अच्छे से हराया था, नहीं तो इसका विस्तार यहां नहीं हो जाता। थोड़ा अगर विवेक बुद्धि होगी आपके, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसके पास शक्ति होती, अगर, और ये जब नागदा गया था तो नागदा जीत लेता। अल्लाह इसके ऊपर जो है अपनी मेहरबानी कर देते, जीत लेता नागदा, गुजरात के चालुक्यों को जीत लेता। क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि ये मजबूत स्थिति में थे। छोटे छोटे राज्यों को जीतकर इसने अपने राज्य को तो बना दिया, ठीक। अब भिलसा एवं उज्जैन के लूट के बारे में बात कर लेते हैं। छापामार युद्ध किया यहाँ पर, छापे मार मार के जो है उज्जैन को और भिलसा को इल्तुतमिश ने लूटा। 1234 से 35 के बीच में मालवा के विरुद्ध अभियान में, जब मालवा के विरुद्ध अभियान ये कर रहा था, उसी समय उज्जैन और भिलसा को खूब बुरी तरीके से इसने लूटा। लुटेरे तो थे ही,
तो लूटने आए थे। भिलसा और उज्जैन को इन्होंने खूब लूटा, ठीक, अकूत संपत्ति लूट के लेकर गए अपनी राजधानी दिल्ली। गंगा घाटी में सैन्य अभियान। जब भी गंगा घाटी का बात हम करें तो दिमाग में ये रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश बिहार के बारे में बात कर रहा हूं, बंगाल के बारे में भी बात कर सकते हैं। मुख्यतः उत्तर प्रदेश में गंगा का जो रेंज है वो ज्यादा है, तो उसी क्षेत्र के बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि गंगा घाटी में सैन्य अभियान। अब गंगा घाटी में भी बहुत सारे क्षेत्र ऐबक के समय में गंवाए जा चुके थे, उनको भी जीतना था इल्तुतमिश को। तो गंगा घाटी का जब सैन्य अभियान होता है तो नसरुद्दीन महमूद नाम का बड़ा बेटा होता है इल्तुतमिश का, मैंने पहले ही बता दिया। जब बिहार और बंगाल की विजय हुई थी इल्तुतमिश द्वारा, तो उसके बड़े बेटे ने ही बिहार और बंगाल को जीता था। तो नसरुद्दीन महमूद बहुत योग्य सेना नायक था। उसने गंगा घाटी पर सशस्त्र अभियान किया, बदायूं, कन्नौज और बनारस को जीत लिया। आप देख रहे हैं बदायूं ये है, कन्नौज और बनारस, एक प्रकार से उत्तर प्रदेश का ही एरिया में बता रहा हूं। तो बदायूं, कन्नौज, बनारस जीत लिया था। और हम बात कर चुके हैं कि नसरुद्दीन महमूद जो है वो अवध का सूबेदार भी था, ठीक। कटेहर रुहेलखंड की एक स्थान है, रुहेलखंड का एक स्थान है जिसकी राजधानी अहिर क्षेत्र थी, ये भी उत्तर प्रदेश में है। इसमें भी दीर्घकाल संघर्ष चला और इसको भी जीत लिया। तो एक प्रकार से रुहेलखंड, बिहार, बंगाल, अवध, ठीक है, बुंदेलखंड, राजपुताना, मध्य प्रदेश, ये सब इसके राज्य में शामिल हो चुके थे। इन अभियानों में लगभग 1 लाख तुर्की सैनिकों की मृत्यु हुई थी। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू शासक अपनी सेना गंवा रहे थे, उन्हीं की जो सैन्य टुकड़ियां हैं वो गाजर मूली की तरह कट रही थी। तुर्की सैनिकों की भी हत्या हो रही थी, उनको भी गाजर मूली की तरह काटा जा रहा था। 1 लाख तुर्की सैनिक इसमें मारे गए थे। खोखरों की बात कर लें। खोखरों को तो हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, मोहम्मद गौरी के समय से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। अब खोखरों का संघर्ष इल्तुतमिश से भी हुआ। इल्तुतमिश ने इनको अपने अधीन करने का प्रयास किया। पूरा नमक पर्वत श्रृंखला, जिसको साल्ट रेंज भी कहते हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उत्तरी जो क्षेत्र है वहां पर ये साल्ट रेंज पाया जाता है। मतलब कि पर्वतों का, नमक के पर्वतों की श्रृंखला पूरी है और हजारों साल से उस नमक का प्रयोग भारतीय लोग करते आए हैं और उसको व्यापार में भी लेते हैं, उसको कई देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और भारत तो बहुत बड़ा उपभोक्ता था इसका, नमक का, अभी भी है, ठीक है। खेवरा नाम का एक खदान है, वहां से ये ज्यादा मात्रा में ये नमक जो है निकाला जाता है। खैर वो हमको जियोग्राफी में पढ़ना चाहिए, अभी तो हम खोखरों के बारे में बात करें। तो इस तरीके का जो पर्वत श्रेणी है जो कि पंजाब के नॉर्थ साइड में झेलम डिस्ट्रिक्ट में ये पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी। वहां पे एक खोखर लोग रहते थे, वहीं इनका शक्ति बिंदु था। उनको भी इसने अधीन करने का प्रयास किया इल्तुतमिश ने, लेकिन खोखरों ने अधीनता इसकी स्वीकार नहीं की, कब्जा भी कर लिया था उस पर्वत श्रृंखला को, ठीक। 1235 ईस्वी की ये बात है। खोखरों से निरंतर लड़ते हुए और जो भी युद्ध थे उनको लड़ते हुए ये थक चुका था। इसको तमाम प्रकार की बीमारियां हो चुकी थी, रोगग्रस्त हो गया था एक प्रकार से। ये दिल्ली लौटा और अप्रैल 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। किसी युद्ध में नहीं मरा था, रोगग्रस्त होकर मरा था, यानी कि इसकी मृत्यु किसी बीमारी से हो गई थी। और इल्तुतमिश ने अपने जीते जी ही मकबरा अपना बनवा लिया था कि कहाँ मुझे दफन किया जाए, ठीक है। और
वहीं पर इसको दफना दिया गया था। तो आपने ये पूरा लेक्चर समझा होगा। इल्तुतमिश का इस तरीके से समापन हो जाता है। अब थोड़ा बहुत इल्तुतमिश के शासन प्रशासन के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ध्यान से आप इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए और मुझे भी सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। और ईमानदारी से पढ़ते हुए आगे बढ़िए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।